के लिए लैक्टोबैसिलस याद है जी आपको। पिछले सेशन में हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, डोसा बनाने में या इडली बनाने में, और कुछ बेवरेजेस का जिक्र भी किया था। मैंने ताड़ी के बारे में या टॉडी के बारे में आपको बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलती हैं। पिछले सेशन में एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र हमने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने बाय चांस पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी, और जो डिस्कवरीज बाय चांस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, याद है जी आपको? डिस्कवरी बाय चांस इज सेरेंडिपिटी, राइट? तो आज के इस सेशन का आगाज करते हैं, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और प्रोडक्ट्स भी जानेंगे जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं। एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, बायोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में किस तरह से किया जाता है। सीवेज क्या है, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्टेप बाय स्टेप इस सीवेज का प्रोसेसिंग होता है। आज के सेशन में ये सारी बातें जानेंगे, लेकिन बड़ा जरूरी है कागज कलम आपके साथ हो और आप इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ के साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है जी? तो एक वार्म अप सेशन हो गया, एनर्जी आ गई ना? ओके ग्रेट। पढ़ाई को हमेशा दिल से, तसल्ली से, जोश के साथ करना चाहिए, तभी चीजें अच्छे से याद होती हैं, चीजें अच्छे से समझ आती हैं, कॉन्फिडेंस बनता है, मजा आता है पढ़ाई करने में, और क्वेश्चंस सॉल्व करने में तो और भी ज्यादा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जी आज का ये सेशन। हेडिंग हमारा चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का तो जिक्र कर लिया था, और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में, याद है? वाइन, बियर, विस्की, जिन, रम, वोडका, ये सब बताए थे। डिस्टिल्ड कौन से हैं और बिना डिस्टिलेशन के कौन से फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, वाइन एंड बियर, ये भी आपको बताया। ठीक है जी? सो ऑल माई राजा बेटा एंड ऑल माई रानी बेटियां, विद द पॉजिटिव नोट हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। पिछले सेशन में थोड़ा सा बताया था मैंने कि भाई एंटीबायोटिक वर्ड का मतलब क्या है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ। तो क्या ये जिंदगी के अगेंस्ट है? क्या ये जीवन को खत्म कर देती है? रुकिए, गौर से समझिए। एंटीबायोटिक जो है, जिसका मतलब है एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायोस मींस लाइफ, दैट इज फॉर बैक्टीरिया। ओके, राइट? अगेंस्ट लाइफ, किसकी जिंदगी? बैक्टीरिया की जिंदगी को खत्म करती हैं, राइट? लेकिन जब आप ह्यूमंस की बात करें तो हमारे लिए एंटीबायोटिक्स प्रो लाइफ है, हमारे लिए तो फायदेमंद है। भाई हमें कोई बीमारी हुई, लेप्रोसी है, या आप कह लीजिए डिप्थीरिया है, प्लेग है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह की डिजीजेस करते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, है ना? तो मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई डिजीज है, आपने उससे एंटीबायोटिक दी, तो पेशेंट की जिंदगी के लिए तो वो प्रो है ना, उसके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन नुकसानदायक किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए, राइट जी? सो एंटीबायोटिक शब्द का मतलब आप समझ गए। हमने डिफाइन भी करा था एंटीबायोटिक को, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, राइट? बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फंजाई भी बनाते हैं, एंड दे कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया एंटीबायोटिक और उसने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया। ऐसे समझते हैं इसको आसानी से। इधर देखो, सपोज देयर इज दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ए, उसका नाम हमने दे दिया ए, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक फंगस है। इस फंगस ने बनाई एक एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक ने किल कर दिया एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम दे दीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बी।
So can I say that antibiotic is a chemical substance produced by one living organism to kill or retard the growth of another living organism? क्लियर हो गई बात? ठीक है, फंगस ने बनाया और उसने एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम हमने दे दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म ए यानी फंगस, उसने एक एंटीबायोटिक बनाया, तो हम लिख देते हैं सिंथेसाइजर्स द एंटीबायोटिक से ये फंगस पेनिसिलिन बना रही है, पेनिसिलियम नोटेटम है, और इस एंटीबायोटिक ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया या किल कर दिया। एंटीबायोटिक्स का काम करने का तरीका भी अलग अलग तरह का है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं विच रप्चर द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ सेल मेम्ब्रेन को खत्म करती हैं, कुछ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती हैं। मैंने आपको ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाते समय एक बात बताई थी, एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स। देयर इज अ रीजन। प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है, उसके सेल्स बड़ी तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। एंटीबायोटिक अगर हमने दी प्रेग्नेंट फीमेल को, एंटीबायोटिक में फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स and fetal cells. Accidentally, antibiotic can stop the DNA transcription of the fetal cells. There is safe class of antibiotics जो डॉक्टर अपनी समझ के अनुसार पेशेंट को दे। अदरवाइज इन जनरल एंटीबायोटिक्स हम नहीं देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, राइट? ठीक है जी, ओके। सो एंटीबायोटिक्स क्या है? मेडिकेशंस दैट कैन किल बैक्टीरिया। यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जिक्र किया गया है, जिन्होंने बाय चांस और डिस्कवरी बाय चांसेस सेरेंडिपिटी, सो जिन्होंने बाय चांस डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन, किससे? पेनिसिलियम नोटेटम। नाम याद रखेंगे, लिख लीजिए आप, पेनिसिलियम नोटेटम किसका नाम है? फंगस का। कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है इससे? पेनिसिलियम। वो एक बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे और कुछ बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट्स उन्होंने देखा कि उसके किनारे पे एक फफूंद, एक फंगस जैसी चीज कुछ ग्रो कर गई है और उसके आसपास के बैक्टीरिया मर गए। तो भाई उनको वहां से आइडिया लगा, कहते हैं ना चांस फेवर्स अ ट्रेन्ड माइंड। सेरेंडिपिटी तो हमने कह दिया, डिस्कवरी बाय चांस, लेकिन चांस तो जीवन में शायद बहुत लोगों को मिला होगा पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया उस चीज। सो उनका माइंड ट्रेंड था, एक साइंटिफिक अप्रोच थी, तो उन्हें ये लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो जरूर है इस फंगस में जो इस बैक्टीरिया को किल कर रही है। तो वहीं से पता चला हमें इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है पेनिसिलिन। मैंने आपको ये भी बताया था that there are some people who are allergic to penicillin, जिन्हें हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। कई साल लग गए इस खोज को और आगे बढ़ाते हुए, जिसमें चेन एंड फ्लोरे नाम के दो वैज्ञानिकों ने अपना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया कि कमर्शियली किस प्रकार से पेनिसिलियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इस फंगस से। सो नोबेल प्राइज मिला जी सन 1945 में। दे वॉन नोबेल प्राइज किस किस को? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बोरिस चेन एंड वॉल्टर फ्लोरे। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। आपने कई तरह की एंटीबायोटिक्स के नाम सुने होंगे, कॉमनली घर में भी आपने सुने होंगे। कभी कोई बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, एमोक्साइलिन, पेनिसिलिन सुना है, सिफेलोस्पोरिन, देयर इज बेसिट्रिसिन, देयर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, देयर इज जेंटामाइसिन, सोफ्रामाइसिन, बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी होती है, राइट? सो अब हम ये नाम पढ़ते हैं जी। दिस इज सिफेलोस्पोरियम एक्रिमोनियम। लिख लेंगे आप लोग, लिखो चलो साथ साथ, स्पेलिंग गलत मत करना। सिफेलोस्पोरियम एक्रिमोनियम, जिससे मिला सिफेलोस्पोरिन। सेकेंड इज बैसिलस सबटाइलिस, जिससे बेसिट्रेसिन, राइट? नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस से तो आपकी जान पहचान पुरानी है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, जिससे मिल रही है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन माइक्रोमोनोस्पोरा
परप्यूरिया, माइक्रो मोनोस्पोरा। ब्रेक कर लेते हैं, वर्ड को देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, अब डर ना जाएं। माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया, जिससे मिल रही है जी जेंटामाइसिन, राइट। बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज में ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती है। एनसीईआरटी में कुछ नाम जो मेंशन्ड है, प्लेग, ब्लैक डेथ भी कहते हैं प्लेग को। प्लेग के बारे में याद है आपको, मैंने डिटेल में बताया था जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ा था, तब हमने प्लेग का जिक्र किया था। द अदर नेम फॉर द प्लेग इज ब्लैक डेथ, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। Plague is a disease of rodents. Humans get infected by chance. Plague is a nature's way of controlling the population of rats. Rat flea मैंने बताया था आपको, Xenopsella chiopis, जो चूहे का खून चूसता है और अगर गलती से वो हमें काट लेता है तो वो पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस पैथोजन को हमारे शरीर तक पहुंचा देता है। प्लेग कई तरह का है, न्यूमोनिक प्लेग, देन देयर इज अ ब्यूबोनिक प्लेग आल्सो, है ना। और 100% फेटल है, प्लेग हो जाने पे पेशेंट को बचा पाना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है जी। वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं, परटूसिस, बॉर्डिटेला परटूसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। एंड this whooping cough, it is an infection of the upper respiratory tract, right? Lungs are not affected. Diphtheria, Corynebacterium diphtheriae, पैथोजन याद है, क्या नाम था, मैं लिख देता हूं फिर से, Corynebacterium diphtheriae। आप भी लिख लीजिए, डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट। गलघोटू क्यों कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि गला घुट गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट एंड पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। एंड डिप्थीरिया में भी अगर बड़ी तेजी से बहुत जल्दी से इलाज ना किया जाए पेशेंट का तो इसमें भी मृत्यु हो जाती है। एंटी डिप्थीरिया सीरम, दैट इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, शुड बी गिवन टू द पेशेंट as soon as possible if you want to save the life of the patient. Leprosy, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, एक जमाने में कर्स ऑफ गॉड भी कहा जाता था। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट, दैट इज फॉर लेप्रोसी। वूपिंग कफ के लिए बॉर्डिटेला परटूसिस, प्लेग के लिए यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, राइट। जब सो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में किया जाता है, बैक्टीरियल डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम कर जाती है। एंटीबायोटिक्स नेचुरल भी हैं, सेमी सिंथेटिक भी होती हैं एंड सिंथेटिक भी हैं। एंटीबायोटिक्स अपने आप नहीं लेनी चाहिए कि भाई आप केमिस्ट के पास गए और अपने आप एंटीबायोटिक दवाई खरीदी और खा ली, बड़ा ही गलत है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी है आपको दवाई, इनफैक्ट कोई भी दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स की तो सबसे नुकसानदायक बात है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर आपने पूरे डोजेज में सही तरीके से एंटीबायोटिक नहीं लिया तो रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया डेवलप, फिर उसका इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज और बताऊं, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है लूज मोशंस। ऐसा क्यों? बिकॉज एंटीबायोटिक जिस कारण से आप ले रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो उस बैक्टीरिया को तो किल कर रही है, साथ के साथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, इकोलाई भी होता है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, इकोलाई, वो इनको भी किल कर देती है। और ये बड़े अच्छे बैक्टीरिया, दे प्रोड्यूस विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन के। B vitamins help in the absorption of water in large intestine. एंटीबायोटिक लेने से बी विटामिन का लेवल डाउन चला जाएगा बिकॉज बैक्टीरिया मर रहे हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर कम्स आउट विद द फीसेस यानी लूज मोशंस। इसीलिए डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक देते हैं
तो साथ के साथ आपसे भी कहते हैं कि आप दही खा लीजिएगा, या आप जो है बिकासोल के कैप्सूल्स लीजिए, कोई ना कोई विटामिन बी का सप्लीमेंट देते हैं ताकि लूज मोशंस ना हो। क्लियर है जी? प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर हो गया तो विटामिन के का लेवल इतना ज्यादा डाउन चला जाता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन रिजल्ट इन ब्लीडिंग बिकॉज विटामिन के लेवल गोज डाउन। विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंटीबायोटिक उन्हें किल करता जा रहा है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर। यू रिमेंबर प्रोथ्रोम्बिन ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। सो ज्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेंगे तो विटामिन के का लेवल डाउन जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन डाउन चला जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रभावित होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी। देखा आपने, नुकसानदायक साबित होती है एंटीबायोटिक्स, राइट? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी। एक विशेष बात आपको बताता हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इट इज द लार्जेस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीनस। बहुत तरह की वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलती है। इज इट क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं जी? माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने फर्मेंटेड बेवरेजेस पढ़ा, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम जिक्र करते हैं कुछ केमिकल्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंजाइम्स भी हम पढ़ेंगे इसमें और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी। व्हेन आई से केमिकल, तो भाई केमिकल से क्या मतलब है? एनी मटेरियल with a definite chemical composition that is called a chemical. Simple. Any material with a definite chemical composition. What is an enzyme? आप कहेंगे सर एंजाइम्स के बारे में तो क्लास 11th में डिटेल में हमने पढ़ा था। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स, याद है जी? सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जैसे ये एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और उसे प्रोडक्ट में बदल देगा। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। जैसे हमारे सलाइवा में सलिवरी अमाइलेज एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेस। ऐसे इंटेस्टिनल जूस में पढ़े थे अमाइनोपेप्टाइडेसेस, डाइपेप्टाइडेसेस, इंटेस्टिनल लाइपेस, इंटेस्टिनल अमाइलेज, पढ़े हैं ना हमने। सो एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स हैं जो कि दे स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। कैसे कैसे बढ़ाते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? It is the energy which is required to start a biochemical reaction that is called activation energy, right? तीसरी चीज है यहाँ पे bioactive molecules, यानी molecules which are produced as a result of microbial activities. Basically हमने ये पढ़ना है कि माइक्रोब्स से किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो पहले जिक्र करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का। लेट मी टेल यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप नाम लिखते जाएंगे, किस से कौन सा एसिड मिल रहा है। सिट्रिक एसिड सुना है नाम, है ना? क्रेब्स साइकिल पढ़ा था हमने, उसमें पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कितने सारे एसिड्स पढ़े थे हमने, राइट? सेलुलर रेस्पिरेशन में। सो सिट्रिक एसिड जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? फंगस का नाम ध्यान रखिए, सब लोग लिखेंगे, एस्परजिलस नाइगर, NIGER, एस्परजिलस नाइगर विच इज अ फंगस। इससे प्राप्त हो रहा है जी सिट्रिक एसिड, जिसका इस्तेमाल हो रहा है डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में, लेदर की टैनिंग में, एक प्रेजर्वेटिव के रूप में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। अब आपको ध्यान रखना होगा कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर या नाइगर, और कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है? लेदर की टैनिंग में, फ्लेवरिंग में, एज अ प्रिजर्वेटिव एंड इवन डिटर्जेंट्स बनाने।
तो ये तो हो गया जी सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां से प्राप्त हो रहा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरियम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। अच्छा, नाम से पता चल गया हमें, देखो एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, स्पेलिंग मिल रहे हैं ना उससे, ध्यान रहेगा। एसिटिक एसिड जो है दैट इज फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, और इसका इस्तेमाल एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, फार्मास्यूटिकल्स में, कई फूड सब्सटेंसेस में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड। बटर में, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड होता है ना, पता है ना ये बात। सो ब्यूटायरिक एसिड हमें कहां से मिल रहा है जी? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम, राइट, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम विच इज अ बैक्टीरियम। सो यहां से मिला ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, इसमें भी नाम से अंदाजा लग जाएगा, BUTYLICUM, ब्यूटाइलिसियम यानी ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटाइलिसियम। फूड एंड फ्लेवरिंग में इस्तेमाल हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में है, एंड इवन परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है ब्यूटायरिक एसिड का। नेक्स्ट है जी लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड दिमाग में आते ही आपको लैक्टोबैसिलस तो याद आ गया होगा, मैंने बताया था ना मिल्क में नेचुरली भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। लैक्टोबैसिलस इज अ जीनस जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं, तो हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कह देते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम यहां से प्राप्त हो रहा है लैक्टिक एसिड। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, फार्मास्यूटिकल्स में है, फूड इंडस्ट्री में। सो देख लो कौन कौन से एसिड्स बता दिए मैंने और किस किस माइक्रोब से मिल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिए का जिक्र करें, बार बार पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, यीस्ट, इथेनॉल मिल रहा है जो कि अल्कोहल है, और इथेनॉल का इस्तेमाल तो फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कई जगहों पे ये अल्कोहल यूज होता है। जिक्र चल रहा है जी कौन कौन से प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, एंजाइम्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं माइक्रोब्स से। हमने सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनका जिक्र कर। अब एंजाइम्स की बात करें। हैव यू हर्ड ऑफ पेक्टिनेज, प्रोटीएज, फ्रूट जूसेस से रिलेटेड कुछ पढ़ा? क्लास 11th में एंजाइम्स पढ़ाते समय इस बात का जिक्र किया था। तो चलिए देखते हैं जी अलग अलग एंजाइम्स और ये कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। लाइपेस, पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस आपको बताया भी था जब हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में पढ़ा था, फिर से जिक्र करेंगे अभी। सो पहला एंजाइम ले लेते हैं जी, लाइपेस। डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है लाइपेस एंजाइम का। अच्छा, आपको हल्का सा याद है इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस जब हमने फैट डाइजेशन पढ़ा था, मैंने एक बात बताई थी दैट फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो फैट की डाइजेशन से पहले फैट्स का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी होता है। इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया में हमने पढ़ा था बाइल सॉल्ट्स के बारे में, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल सॉल्ट फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं जिसे मिसल्स कहते हैं। फिर उस मिसल्स के ऊपर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम याद है आपको पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक लाइपेस, वो एक्ट करता है और उस इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। एनीवे, चलिए हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि लाइपेसेस जो हमें मिल रहे हैं माइक्रोब से, उनका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं? तो डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स विद द लाइपेस एंजाइम, ये रहा हमारे पास। ये एक ऑयली स्टेन है, दाग धब्बे पड़ गए, भाई ऑयल गिर गया कहीं कपड़ों पे, राइट, सोप वाटर, और मान लो जी ये है हमारा कपड़ा, ये फैब्रिक है जिसपे ये दाग लग गया और हमने पानी में डिटर्जेंट घोला और हम उसे साफ करने जा रहे हैं। यू रिमेंबर
जैसा हमने बाइल सॉल्ट्स में पढ़ा था, दे हैव हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, तो यही चीज हो रही है यहाँ पे। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मींस लविंग, वाटर लविंग एंड है, और एक हाइड्रोफोबिक यानी जिसे वाटर से डर लग रहा है, फोबिया मतलब डर, और अगर पानी से डर लग रहा है तो किससे प्यार है, लिपिड लविंग एंड, राइट। सो हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड आप देख पा रहे हैं। और अब आप देखिए इस ग्रीसी स्टेन के चारों तरफ ये जुड़ गया, डिटर्जेंट इसके चारों तरफ जुड़ गया, राइट। सो इस तरीके से जो है एंजाइम लाइपेस अपना काम करेगा, राइट। एंजाइम्स का जिक्र करते हैं तो पेप्टिनेज एंड प्रोटीएज का जिक्र भी आता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि घर में जैसे जब हम जूस निकालते हैं, संतरे का जूस, मौसमी का जूस आपने निकाला घर में, उसे आपने कांच के ग्लास में डाला, आप उसे देखिए, आपको वो जूस इतना क्लियर नजर नहीं आएगा, उसमें हम कहते थोड़े रेशे रेशे नजर आते हैं, एक धुंधलापन सा नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं है। क्लैरिफाइड बॉटल जूस में और घर में निकाले हुए जूस में ही अंतर है। ये जो एंजाइम्स है ना, ये इस्तेमाल किए जाते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ द जूसेस में, ताकि ये उसे डाइजेस्ट करके वो जो धागे धागे रेशे जैसी चीज नजर आ रही है, राइट, ये उसे एकदम क्लियर कर दे। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे मेरे बेटा। पेक्टिनेज, प्रोटीएज, प्लीज राइट डाउन, आप सभी साथ के साथ नोट कर लीजिए। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम्स क्या करते हैं, दे क्लीव मतलब तोड़ देते हैं पेक्टिन को और पेप्टाइड बॉन्ड्स को। पेक्टिनेज पेक्टिन के लिए, प्रोटीज फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ है भाई, अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली जूस के क्लैरिफिकेशन के लिए एकदम क्लियर हो जाता है, फिर वो साफ नजर आता है जूस। तो यही होता है, बाजार से जो जूस बॉटल वाला लेके आते हैं हम, वो क्लियर होता है, घर में निकाले गए जूस में थोड़ा सा आपको एक धुंधलापन सा नजर आता है, right? Another important thing is this enzyme streptokinase. Again, this is very important and it can be framed as a question in NEET. स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, क्लॉट बस्टर कहते हैं। आप जानते हैं क्लॉट्स बनते रहते हैं हमारे शरीर में नॉर्मली भी, जब कहीं चोट लगती है, खून बहने लगता है, तब तो क्लॉट बनता ही है। लेकिन मान लीजिए कोई चोट नहीं लगी, आप एक्सटर्नली, आपको कोई इंजरी नहीं है, इंटरनली बॉडी में अपने आप भी क्लॉट्स बन सकते हैं, लंग्स में भी बनते रहते हैं। और अगर ऐसा कहीं कोई क्लॉट जो है वो कोरोनरी आर्टरी में बन जाए, कोरोनरी आर्टरी कौन सी है, यू रिमेंबर, कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है बेटा, इट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट, हार्ट को भी तो खून चाहिए ना काम करने के लिए। सो कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉट बन जाए, मान लीजिए ये है कोरोनरी आर्टरी और भाई इसमें क्लॉट बन गया है, तो ये तो बड़ा ही नुकसानदायक साबित होगा, जिसके कारण हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचनी बहुत कम हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। यू रिमेंबर मायोकार्डियल, myocardial word is related to muscles of the heart, myocardial muscles. Myocardial infarction, death of the cardiac muscle fibers, heart attack जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाला एजेंट बॉडी में डालना पड़ता है, ताकि जल्दी से वो जहां जहां भी क्लॉट बने हैं शरीर में उन्हें डिसॉल्व कर दे। एज यू कैन सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज ने ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया है, right? So it removes blood clots from the patients who have undergone myocardial infarction. Myocardial infarction का मतलब क्या है, लिख दूं मैं यहाँ पे, it is death of cardiac muscle fibers. हार्ट में कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं ना बेटा, तो इसी चीज को हम हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में MI यहां आता है, राइट। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमने दे देना ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में याद रखिएगा साइक्लोस्पोरिन ए, इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। कहां से मिल रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, which is a fungus,
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन। अब आप सोच रहे होंगे इम्यूनिटी को सप्रेस क्यों करना? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन। डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी में हमने ऑर्गन डाला और अगर रेसिपिएंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे अटैक कर देगा तो फायदा ही नहीं है कोई। सो साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है और इनका इस्तेमाल होता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, देन यू नो अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट, तब हमें ये ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में अनदर इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ब्लड का जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, आप जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हियर यू कैन सी ये जो एथेरोमेटस प्लेक्स बन रहे हैं, ये जो डिपॉजिट्स दिख रहे हैं पीले पीले, ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले भी, ये ब्लड वेसल की वॉल में अंदर बनना शुरू हुआ और ल्यूमेन को नैरो करता जा रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली जाके क्लॉट भी बन सकता है यहाँ पे। सो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने के लिए स्टेटिन्स का यूज किया जाता है, जो कि हमें मोनास्कस पर्प्यूरियस व्हिच इज अ फंगस, इससे मिलते हैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमने ये सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जो हमें माइक्रोब्स से मिल रहे हैं। कितने फायदे वाले हैं ये माइक्रोब्स। हमेशा माइक्रोब वर्ड सुनते ये नहीं सोचना कि ये तो कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। फायदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और आपने देखे कितने सारे हैं, राइट? चलिए जी, फर्मेंटेड बेवरेजेस में याद है क्या पढ़ा था? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए ब्रूअर्स यीस्ट, जिससे कि बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की, जिन, वोडका, बहुत सारी चीजें बताई थी, रिकॉल करा दिया मैंने आपको ना। एंटीबायोटिक्स भी पढ़ ली थी हमने, पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन, वंडरफुल। चलिए, अब एक विषय हमने और पढ़ना है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स का रोल सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है। सीवेज वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है नालियों में या बड़े बड़े नालों में बहने वाला गंदा पानी, या गटर्स के थ्रू जो पानी जा रहा है, जिसमें घर से जाने वाला गंदा पानी भी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी है, राइट, जिसमें बहुत सारी गंदी चीजें मिली हुई हैं, दैट इज व्हाट इज कलेक्टिवली वी कॉल एज सीवेज। ये जितना भी पानी, चाहे वो किसी घर से, फैक्ट्री से, किसी स्कूल, हॉस्पिटल, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग से निकला है, अगर इस पानी को हम एज इट इज किसी मेजर वाटर बॉडी में, यानी किसी नदी में या बड़े तालाब में या कहीं भी ऐसे डाल देंगे, तो कितना ज्यादा पोल्यूशन करेगा ये पानी। इसमें कई तरह के केमिकल्स होंगे, कई तरह के सब्सटेंसेस हैं जो फ्लोरा एंड फौना को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो पहले इस गंदे पानी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इसे इस लायक बनाया जा सके कि इसे किसी बड़ी नदी में डाला जा सके और फिर उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। यहां भी माइक्रोब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो, जनरल सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको इसमें भी। आप जानते हैं जल ही जीवन है भाई, पानी के बिना एक दिन भी गुजारा संभव नहीं है। हमारे शरीर का भी एक मेजर परसेंटेज पानी है, जल तत्व से ही हम बने। जिंदा रहने के लिए पानी भी पीना पड़ता है। आप कोई फूड कंपोनेंट खा रहे हैं, उसके अंदर भी पानी है। इसके अलावा आपने नहाने के लिए पानी चाहिए, ब्रश करना है पानी चाहिए, टॉयलेट के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट जाते हैं वहां पानी की जरूरत है, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, किसी भी चीज की साफ सफाई करनी है तो पानी तो चाहिए ही ना। सो इसका मतलब है इतना सारा पानी हम जो रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पानी को हम गंदा कर रहे हैं, इसे साफ करना भी तो जरूरी है वापस। नेचर के रिसोर्सेज तो फिर लिमिटेड है ना। ओके, सो कोई नेचुरल वाटर बॉडी, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक नदी है। अब घरों से इकट्ठा होने वाला पानी, चाहे छोटा टाउन है या कोई बड़ा शहर है, बड़ा शहर होगा, वहां की जनसंख्या, वहां की आबादी ज्यादा है, वहां से ज्यादा वेस्ट मटेरियल निकलेगा। जब मैंने सीवेज कहा तो उसमें सिर्फ पानी नहीं है, पानी में मिली हुई ढेरों सॉलिड चीजें भी हैं।
वाटर कलेक्टिंग पाइपलाइंस होती हैं, हर शहर का छोटा हो या बड़ा हो एक अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है, नालियां बनी हुई हैं, जमीन के ऊपर भी हैं, नालियों का पानी किसी बड़े नाले में जा रहा है, उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी है, गटर्स बने हुए हैं, या फ्लश से टॉयलेट से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा अलोंग विद वाटर जा रहे हैं वो भी एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम बिछा हुआ है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली जाकर के सीवेज बना देती है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज व्हाट इज सीवेज। क्या इसे डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडी में डाल देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ट्रीटमेंट करना है पहले उसका, वही हम समझेंगे। ठीक है जी, राइट। नाउ सी हियर, पहले समझते हैं कि सीवेज से हमारा मतलब क्या है, व्हाट एक्चुअली इज सीवेज। म्युनिसिपल वेस्ट जिसमें कि माइक्रोब्स है, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा है। सबसे डेंजरस तो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो जाएगा, जिसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। सो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर यानी सीवेज ये अनट्रीटेड है, इसे डायरेक्टली किसी नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं डालना, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। सो इफ द अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज्ड इन द वाटर बॉडी, क्या क्या हो जाएगा? अब पानी में रहने वाले तो बहुत सारे तरह के जानवर, मछलियां हैं, कई और क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, लॉट मेनी ऑर्गेनिजम्स। सो मर जाएंगे वो, कितने हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट, फ्लोरा एंड फौना पूरा डिस्टर्ब हो। एग्री? नाउ अब वो पानी जो है नदी का बिल्कुल अनफिट हो गया, किसी और इस्तेमाल में नहीं आ पाएगा, कई तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं उससे, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं। सो अनट्रीटेड सीवेज जो है वो नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं जाना चाहिए, तो जरूरी है पहले उसका ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट से क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे STP कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू होकर के, उसके थ्रू गुजर के वो पानी जब ट्रीट हो जाएगा उसमें से बहुत सी चीजें अलग हो जाएंगी। हम समझेंगे क्या क्या चीजें अलग हो रही हैं, कैसे मैन्योर भी बना लेते हैं हम उससे, एक्टिवेटेड स्लज से कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू होकर के जब सीवेज गुजर रहा है उसके बाद वो ट्रीटेड सीवेज कहलाता है, और ये ट्रीटेड सीवेज को हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बेसिक सेटअप क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एरियल व्यू है, ऊपर हवा से लिया गया एक शॉट है जिसमें आपको दिख रहे हैं ये कि कितना विशालकाय, कितना बड़ा है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में कि कहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए हेडिंग दे दीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चैम्बर्स दिख रहे हैं, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3, then 4 and then 5। स्टेप बाय स्टेप होकर के इनके थ्रू सीवेज गुजरेगा और उसका एक तरह से फिल्ट्रेशन होता जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डेडिकेटेड चैम्बर्स हैं टू ट्रीट द सीवेज बाय वेरियस प्रोसेसेस। Here the heterotrophic microbes are being used। सवाल तो ये है ना हमारा कि भाई माइक्रोब्स का रोल क्या है इस सीवेज ट्रीटमेंट में, वही हम समझने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी कैसे होता है ये सीवेज ट्रीटमेंट। मुख्य रूप से दो भागों में बांट लीजिए, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड देन सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। इनिशियल स्टेप्स हैं प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट? यहां पे देयर इज फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, मुख्य रूप से दो प्रोसेसेस हो रही है यहाँ पे। मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला रोल नहीं हम कंसीडर कर रहे। मान लीजिए जो सीवेज आया उसमें कितनी सारी चीजें होंगी, कंकड़, पत्थर, ईंट, कपड़ा, जूते, चप्पल, कंघियां, तौलिए, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। किसी फैक्ट्री के वेस्ट आ रहा है उसमें, या किसी घर में से आप खुद ही सोच लीजिए, पॉलिथीन, प्लास्टिक, कितना कुछ होता है जो कूड़ा कचरा हम टोटल फेंक देते हैं।
राइट। सो पहले तो फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होगा, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। शुरुआत के दो चैम्बर्स जो हैं, चैम्बर नंबर 1 एंड चैम्बर नंबर 2, ये डेडिकेटेड है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, और जो उसके बाद के चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट आएगा इसमें। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, दो बातें देखिए जी। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? एज यू कैन सी, चैम्बर नंबर 1 एंड चैम्बर नंबर 2 ये डेडिकेटेड है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। सो पहला स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन टैंक है। देखिए, जो भी सीवेज का पानी आया सबसे पहले एक बड़े से टैंक में गया, वहां पे हमने एक तरह से समझ लीजिए फिल्ट्रेशन के लिए ये बैरियर्स लगा रखे, और उन बैरियर्स में पोर्स हैं, छेद हैं एक तरह के, और उसका साइज डिफर कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे ये बड़े साइज वाले पोर है, तो इधर से पानी आ रहा है, ऐसे वाटर आ रहा है, इनलेट। पानी में कितने तरह की चीजें होंगी, आपको यहाँ पे एक बोतल दिख रही है, ये हॉकी की स्टिक दिख रही है ना, जूते दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक हो सकती हैं, पुरानी तारे हैं, देयर कुड बी एनी। तो साइज के हिसाब से वो बड़ी बड़ी चीजें यहीं पे अटक जाएंगी, रुक जाएंगी। एक जाल जैसी चीज बिछाई होती है जिसके थ्रू जो है पानी आगे निकल गया, और पानी में कुछ छोटी मोटी चीजें जो और घुली हुई हैं वो आगे चली गई, तो फिर इनको यहां से हटा लिया जाता है। देयर इज अ प्रोसेस कि भाई इनको अब अलग कर दीजिए। अब पानी आगे बढ़ा, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, थैले हैं, छोटे मोटे कपड़े हो सकते हैं, इसके अलावा कंघियां हो सकती है, लॉट मैनी थिंग्स व्हिच यू कैन इमेजिन। तो यहाँ पे पोर्स का साइज आपने देखा कंपैरेटिवली छोटा हो गया, तो ये चीजें यहीं अटक गई। अब इसके बाद फिर पानी आगे बढ़ा, अभी भी कई चीजें होंगी, तो हमने आगे वाला जो बैरियर है उसमें पोर साइज और छोटा कर दिया, उसके बाद उससे आगे पोर साइज और छोटा कर दिया। तो अल्टीमेटली हम स्टेप बाय स्टेप जो है क्या करते गए हैं, फिल्टर करते गए पानी। पहले बड़ी बड़ी चीजें हट गई, फिर थोड़ी उससे छोटी चीजें हट गई, फिर उससे छोटी चीजें हट गई, और जो जो चीजें हट रही हैं उन्हें हम निकाले जा रहे हैं। स्पेशल कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जो उन्हें वहां से हटा देती। सो यहाँ पे क्या हो गया जी, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट का स्टेप नंबर 1 यानी फिल्ट्रेशन हो। सो फिल्ट्रेशन टैंक में रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग सॉलिड डेब्रीज, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कह देते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप ये फिल्ट्रेशन होता गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन समझते हैं ना, अपने भार के कारण चीजें सेटल कर जाएंगी। लेट्स सी हाउ दिस इज हैपनिंग। एक सेडिमेंटेशन टैंक जहां पे फिल्टर होने के बाद पानी आया, उसे रोका गया, वहीं भारी चीजें, कंकड़ पत्थर अपने आप सेटल कर जाएंगे नीचे। कंकड़ पत्थर भी तो होंगे पानी में ऑब्वियसली, ग्रिट है, पेबल्स है। सो जो सेडिमेंट इकट्ठा हो गया नीचे, दैट इज द प्राइमरी स्लज। सेडिमेंट जो बैठ गया बाहर के कारण, और जो ऊपर रह गया लिक्विड पानी जो ऊपर रह गया सुपरनेटेंट है। सुपरनेटेंट इज द एफ्लुएंट, EFFLUENT। सिंपल सी बात है, मान लो पानी में आपने मिट्टी घोली, कंकड़ पत्थर घोल दिए, ऐसे मैं कहूं ग्लास में घोल दीजिए, और उसके बाद लेट द वाटर स्टैंड, पानी को ग्लास में ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप देखेंगे धीरे 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 पार्टिकल सब अपने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से बेचारे सेटल कर गए, और ऊपर का पानी क्लियर है कंपैरेटिवली। तो जो ऊपर वाली चीज है वो सुपरनेटेंट कहलाएगी, और जो नीचे है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी स्लज। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, स्लज टर्म का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। दिस इज प्राइमरी स्लज एंड दिस इज इफ्लुएंट, राइट। ये जो गोले गोले दिखाए हैं ग्रिट है, ये पेबल्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये सब सेटल हो। सो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो रहा है, सेटलिंग डाउन ऑफ ऑल द स्मॉल फ्लोटिंग पार्टिकल्स, सॉलिड डेब्रीज। सेडिमेंटेशन सिंपल प्रक्रिया है। प्राइमरी स्लज, हाउ कैन वी डिफाइन प्राइमरी स्लज? ऑल द सेटल्ड डाउन सेडिमेंट, जो सेटल कर गया वो प्राइमरी स्लज है। एंड व्हाट इज इफ्लुएंट? द सुपरनेटेंट फ्लोटिंग सीवेज, जो ऊपर रह गया है, that is the supernatant or the effluent. So ये था जी प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट।
दो टैंक्स हमने कवर कर लिए। पहला फिल्ट्रेशन, ये रहा जी फिल्ट्रेशन टैंक, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ, यहां पे सेडिमेंटेशन कर दिया। अब जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट है, क्या करना है जी उसका, और ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका, देखते हैं जी। So with that we finish off with the primary sewage treatment, और अब जिक्र करना है हमें secondary sewage treatment। secondary sewage treatment में अब रोल आएगा माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब नेचुरली प्रेजेंट है उस गंदे पानी में, ऐसा कह दीजिए। तो वो खुद ही कैसे कर देंगे इस पानी को साफ, हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। बात तो हम यही कर रहे थे ना कि माइक्रोब्स का रोल क्या है। अभी तक तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा, जहां पे माइक्रोब्स का रोल हमें नजर नहीं आया। नाउ व्हाट इज दिस सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट? इट इज रिमूवल ऑफ organic matter. This is important. अब उसमें से ऑर्गेनिक मैटर हटाना पड़ेगा। It is removal of organic matter from the sewage through microbial action. अब माइक्रोब्स का एक्शन हमें यहाँ पे समझना है कि किस प्रकार से माइक्रोब्स जो है उसे क्लियर कर रहे हैं, कैसे वो जो अभी हमने स्लज देखा था वो आगे जाके एक्टिवेटेड स्लज में कैसे कन्वर्ट होगा, मैन्योर कैसे बनेगा, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है। राइट, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सिंपल सी बातें थी, एंजाइम्स हमने पढ़े जो बनते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, एंड सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानी। रिवाइज जरूर कीजिएगा, जो नोट्स आपने बनाए हैं उसे जरूर पढ़िए, वो आपके सबसे अच्छे साथी हैं, वही काम आएंगे। बार बार ये चीज दोहराता हूं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस पेपर्स। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देकर के पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज इंपॉर्टेंट है, अपना अपना महत्व है। राइट, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। हाँ